स्टिकर लगा था शादी का, तो शादी के स्टिकर गाड़ियों पर लगा लगाकर आईटी की टीम पहुंची, जिससे शक ना हो, लगे कि बाराती आए। बैंड बाजा, बाकायदा साफा भी बांध रखा था। इनकम टैक्स के अधिकारियों ने पक्के बाराती बन के गए थे रेड करने के लिए। लेकिन सोचिए जरा, ये जो रेड हुई है, ये रेड कैसे हुई, कितने अधिकारी थे, क्या बैंड बाजा भी चल रहा था, गाड़ियों का लंबा काफिला था, एक दो गाड़ी नहीं थी, सैकड़ों गाड़ियां थी। देखिए जरा, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये गाड़ियों का काफिला जा रहा है। आईटी की रेड ऐसे ही गाड़ियों के जरिए हुई है, बैंड बाजा बाकायदा, उसके बाद रेड। इसी तरह गाड़ियों में पोस्टर्स लगे थे शादी के, और इसके अंदर बैठी थी इनकम टैक्स की टीम। तो पहली बार फिल्मी स्टाइल में ये आईटी का छापा हुआ है, आपको बताऊं। और पूरी टीम ने बाराती बनकर शहर में एंट्री की, जालना में घुसे बाराती बनकर। छापेमारी को पूरी तरह से गुप्त और सीक्रेट रखा गया था, किसी को पता ना चल पाए कैसे रेड हुई। छापेमारी को लेकर आईटी की टीम ने 2 कोड वर्ड बनाए थे। 2 कोड वर्ड थे इस रेड के। पहला कोड वर्ड था दुल्हन हम ले जाएंगे, और दूसरा कोड वर्ड था राहुल वेट्स अंजलि। ये जो पोस्टर लगे हैं गाड़ियों में आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है राहुल वेट्स अंजलि। यानी पूरी तैयारी थी, किसी को शक ना हो, सबको लगे एक बारात जा रही है, और बारात थी दरअसल आईटी की। राहुल वेट्स अंजलि की कार में टीम निकली, और गाड़ियों पर शादी के पोस्टर और स्टिकर चिपके हुए थे सभी गाड़ियों पर, ताकि ऐसा बिल्कुल ना लगे कि गाड़ियां शादी में जा रही हैं या रेड करने जा रही हैं। पूरी कार्रवाई में आईटी के 260, जी हां, ये जो गाड़ियां आप देख रहे हैं, 260 अधिकारी और कर्मचारी इस पूरी रेड में शामिल थे। मुझे लगता है अब तक की सबसे बड़ी रेड में से एक होगी, जिसमें 260 कर्मचारी लगाए गए हो रेड करने के लिए। 120 से ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ। ये तो आपको 4-8 दिखाई दे रही है, लेकिन 120 से ज्यादा गाड़ियां, सोचिए पूरे जालना में 120 गाड़ियां ढूंढना मुश्किल होगा। नासिक से आईटी की टीम पहुंची थी। सरकारी गाड़ियों के साथ प्राइवेट गाड़ियों को भी इसमें शामिल किया गया था। सोचिए कैसे इनपुट रहे होंगे, कितना कैश, कितने नोट की जानकारी रही होगी आईटी के पास। 10 से 12 ग्रुप में इस काफिले को बांटा गया था बाकायदा। मुंबई के अधिकारियों को पहले बाकायदा नासिक बुलाया गया, और लेकिन रेड को लेकर उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई। सोचिए कितनी गुप्त रेड थी। यह आपने बड़ी बड़ी फिल्मों में देखी होगी इस तरह की रेड। तो रेड ऐसी थी कि मुंबई से अधिकारियों को बुला लिया गया, उन्हें भी नहीं बताया गया क्या करना है। सारी गाड़ियां नासिक से जालना के लिए उसके बाद निकली, और 1 अगस्त को दोपहर में पहली रेड की गई। छापे की कार्रवाई 1 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक चलती रही। सोचिए जरा, 7-8 दिन ये कार्रवाई चली। शुरू में क्या हुआ, जो पुलिस थी, पुलिस को भी जानकारी नहीं दी गई, लोकल पुलिस को भी नहीं बताया गया रेड हो रही है। वरना पुलिस में कोई बड़ा उद्योगपति है, उनकी पुलिस से अगर करीबी है, तो वो खुद ही इंफॉर्मेशन दे देते हैं उन्हें कि आप क्या रेड होने वाली है। ऐसा भी होता है। 3 दिन के छापे के बाद इनकम टैक्स ने जानकारी पुलिस को दी कि यहां रेड पड़ी हुई है। 3 दिन जब बीत गए, ऐसे हुई रेड। अब उससे ज्यादा दिलचस्प क्या है मैं आपको बताऊं, उससे ज्यादा दिलचस्प ये है, रेड तो हो गई, उसके बाद अगला काम क्या था, नोटों की गिनाई। ये आप देख रहे हैं, ये जो बंडल आप देख रहे हैं, इन्हें गिनना भी बहुत मुश्किल काम था। इन्हें गिनते गिनते अधिकारियों की क्या हालत हुई ये मैं आपको बताऊंगा। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को। ये देख रहे हैं, नोट गिनते हुए आप तस्वीर देख रहे हैं, नोटों की गिनाई चल रही है। नोटों की आप गिनाई देख रहे हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम था। 10 मंजिला नोट की दीवार थी, सोचिए जरा, 10 मंजिला। आयकर विभाग की छापेमारी हुई, 8 दिन तक चलती रही। 14 दिन तो सिर्फ नोट गिनने में लग गए। ये देखिए जरा, मशीनें देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 मशीनें तो आपको दिख रही हैं। ऐसी 1 दर्जन से ज्यादा मशीनें लगाई गई थी नोटों को गिनने के लिए। कपड़े की थैलियों में नोट रखे गए थे। इतना ही नहीं, जालना के स्टेट बैंक सारा कैश उठाकर लाया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। 12 नोट गिनने की मशीन लगाई, ये 5 दिखाई दे रही, 12 मशीनें नोट गिनने की लगाई गई, तब इतना नोट गिना जा सका। कई ब्रांच से बाकायदा कैश गिनने की मशीन मंगानी पड़ी। सोचिए जरा, जालना छोटा सा जिला है, नोट गिनने की मशीन दूसरे जिलों से मंगाई गई। सुबह 11 बजे कैश गिनने का काम शुरू हुआ, और नोटों की गिनती रात के 1 बजे तक चलती रही। 11 बजे से रात 1 बजे तक नोट गिने जाते रहे, तब जब 12 मशीनें थी, 260 अधिकारी थे, कई कर्मचारियों को नोट गिनने में लगाया गया, और 13 घंटे से ज्यादा तक नोटों की गिनती चलती रही। इतना ही नहीं, कैश गिनते गिनते कुछ कर्मचारियों की तबीयत खराब हो गई। सोचिए, नोटों के अंबार के बीच में जब वो कैश गिन रहे थे तो उनकी तबीयत खराब हो गई। लेकिन आइए अब आपको बताता हूं, ये काली कमाई जुटाई किसने, कौन है ये जो काली कमाई के धन कुबेर थे। जालना में छोटे से शहर में इतना नोटों का अंबार खड़ा रखा था, उनके बारे में भी जान लीजिए जरा, कहां से कैसे जुटाया ये पैसा उन्होंने। केंद्रीय जांच एजेंसियां सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किसी मामले की जांच के लिए छापा मारने का अधिकार होता है, तो जांच एजेंसी बेनामी संपत्ति को जब्त कर सकती है। जांच अधिकारी नकदी और सोना को लेकर उसके सोर्स के बारे में जानकारी मांग सकते हैं। अगर जांच में आपके घर से जब्त पैसों का आप हिसाब नहीं दे सके, तो होता क्या है, तो आपको 137% तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। जांच एजेंसियां जो छापे मारती हैं वो अलग अलग सूचनाओं पर आधारित होती हैं, इसलिए जरूरी नहीं एक आरोपी के यहां ही छापा मारा जाए, और बल्कि छापेमारी कई चरणों में हो सकती है। आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र के जालना में ये जो छापेमारी हुई, किस किस कंपनी पर ये छापे मारे गए। दरअसल महाराष्ट्र का जालना जो है, ये स्टील कारोबार के लिए बहुत प्रसिद्ध है।
आयकर विभाग की टीम ने स्टील और कपड़े कारोबारी के ठिकाने पर छापा मारा और इतना ही नहीं, रियल एस्टेट कारोबारी पर भी रेड की गई। श्रीराम स्टील और कालिका स्टील पर छापे मारे गए। फाइनेंसर विमल राज बोरा के ठिकाने पर रेड हुई। आयकर विभाग ने यहां भी छापा मारा। वहीं एक कोऑपरेटिव बैंक पर भी रेड की कार्रवाई हुई। इसके साथ ही डीलर प्रदीप बोरा के ठिकाने पर भी आयकर विभाग ने शिकंजा कस दिया। वहीं कंपनी के निदेशक के घर पे भी छापेमारी कर काला धन जब्त कर लिया गया। इसके साथ ही अधिकारियों के घर और कारखाने पर भी रेड मारी गई। दरअसल जितनी अवैध संपत्ति पाई जाती है उसका 3 गुना तक जुर्माना लग सकता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत आय से ज्यादा अगर संपत्ति जब्त हुई तो दोषियों को 4 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। आइए अब मैं आपको बताऊं कि आखिर ये काली कमाई के कुबेर कौन थे, तो बता दिया, लेकिन इन पैसों का आखिर होगा क्या? ये पैसे कहां जाएंगे? 58 करोड़ तो केवल कैश है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं ये झोले, इसमें कैश मिला है। ये कपड़े के झोले जो आप देख रहे हैं, गिनिए जरा लाइन से, 4 5 8 तो मुझे ही दिखाई दे रहे हैं यहां लंबा। ये देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है नोट, उसके बावजूद आपको नजर आ रहा है। तो अब इस पैसे का होगा क्या? ये सारा कैश कहां जाएगा? ये कैश क्या इनकम टैक्स अपने पास रख लेगा या फिर इनकम टैक्स कोर्ट में जमा कर देगा, या इस कैश का कुछ और होता है? देखिए जरा, तो ये आप देख रहे हैं 58 करोड़ का आखिर होगा क्या, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। 58 करोड़ आईटी ने पकड़े। कैश में कितने नोट मिले, आईटी टीम बाकायदा एक पेपर पे लिखेगी कि इतना कैश मिला है। नोटों पर निशान है तो उसे सबूत के तौर पर रख लिया जाएगा। इसके अलावा ये नोट सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश कर दिए जाएंगे कि ये वो नोट है और इसके बाद ये सबूत है। बाकी जो कैश है वो रिजर्व बैंक या एसबीआई में जमा करा देगी। इस 58 करोड़ कैश को, यह पैसा केंद्र सरकार के खाते में जमा हो जाता है। कई मामलों में पैसा एजेंसियां अपने पास भी रख सकती हैं। कब तक? सुनवाई पूरी होने तक पैसा एजेंसी के पास रहता है और उसके बाद गहने जब्त होते हैं और उनका भी पंचनामा भरा जाता है। कितना सोना कितना चांदी बरामद हुआ, इसकी भी बाकायदा जानकारी लिखी जाती है। ऐसा नहीं होता किसी को लगे कि अगर इतना कैश बरामद हुआ है तो एजेंसी कुछ अपने पास रख सकती है। एक एक नोट की डिटेल लिखी जाती है। 500 के कितने नोट थे, 2000 के कितने नोट थे, पूरी डिटेल लिखने के बाद जिसके घर से पैसा मिला उससे दस्तखत लिए जाते हैं, क्योंकि कल वो क्लेम करेगा कोर्ट में कि ये मेरा पैसा वैध है और इतना वैध है। वो आगे बताऊंगा आपको। जब्त किए गए सोने चांदी की कीमत भी उसमें लिखी जाती है बाकायदा। गहने और सोना चांदी सरकारी मालखाने में जमा कर दिया जाता है और यह होता है जो पैसा इकट्ठा हुआ है। लेकिन आपको याद होगा ये कोई पहली रेड नहीं है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, इस तरह की जो रेड है ये पहले भी पड़ती रही। इत्र कारोबारी के घर से कितना पैसा निकला था, उसके बाद इत्र कारोबारी की आपको बता दें कि जमानत हो गई है, फिलहाल जेल से बाहर आ गए। लेकिन पैसा क्या वापस भी मिलता है इन लोगों को? क्या ये जो पैसा पकड़ा गया है ये वापस हो जाता है? आपको बताता हूं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले आपको याद होगा कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर छापा मारा गया था। इत्र वाले मित्र की काली कमाई ने पूरे देश को हैरान कर दिया था। छापेमारी में उनके पास से 257 करोड़, जी हां ये तो 58 करोड़ है, वो 257 करोड़ कैश मिला था। 8 मशीनें 24 घंटे भी कैश नहीं गिन पाई थी। सोचिए, अलमारियों से लेकर तहखाने तक नोट ही नोट मिल रहे थे। दूर मत जाइए, कुछ हफ्ते पहले बंगाल की बात करते हैं। बंगाल में शिक्षा घोटाले में ईडी के एक्शन के बाद बंगाल में भी नोट मिले। तो सवाल ये, इस नोट का होता क्या? ममता सरकार में मंत्री रहे पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से 50 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ। वहीं भोपाल में भी एक क्लर्क के घर छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति बरामद हुई। छापे के बाद आरोपी ने फिनाइल तक पी लिया था, मैंने आपको बताया था। अब आपको बताते हैं ये पैसा क्या वापस इन्हें मिलता है जिनका है, या पूरा पैसा जब्त हो जाता है? आखिर कैसे इन छापों में जब्त पैसे को वापस पाया जा सकता है ये आपको बता रहा हूं। जो जब्त प्रॉपर्टी है, जब्त प्रॉपर्टी को कोर्ट में अवैध साबित करना होता है। ईडी और इनकम टैक्स को साबित करना होगा जो पैसा हमने जब्त किया है ये अवैध है, इलीगल। अगर अवैध ना साबित हुआ, अवैध ना साबित होने पर प्रॉपर्टी खुद रिलीज हो जाती है। प्रॉपर्टी अवैध साबित होती है तो सरकार उस पर कब्जा कर लेती है। आरोपी के पास शीर्ष अदालत में यानी सुप्रीम कोर्ट तक जाने का विकल्प होता है। जुर्माना चुकाकर बाकी पैसा वापस लिया जा सकता है। यानी अगर कैश मिला है तो आप यह साबित करिए पहला कि यह कैश आपने मेहनत से कमाया है, बेशक टैक्स चुराया हो आपने, और उसके बाद टैक्स की जो पेनाल्टी लगती है उसकी मियाद कितनी भी हो सकती है, 80%, 85%, कितनी भी हो सकती है जो आपको टैक्स पेनाल्टी